हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष कुमार गोयल और आज मैं आप लोगों के लिए केस स्टडी लेकर आया हूँ इंडिया के फ्लाईओवर मैन कहे जाने वाले श्री नितिन गडकरी जी पर। नितिन गडकरी जी आज की डेट में इंडिया के रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं, साथ ही एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं। देखो, ये इंसान ना, मैं इसके ऊपर क्यों केस स्टडी लेकर आया हूँ, ये इंसान ना अपने आप में ही इनोवेशन का और आइडियाज का अपने आप में ही एक बहुत बड़ा महासागर है। पॉजिटिव थिंकिंग तो इतनी है मैं आपको बता नहीं सकता। इन्होंने अपनी डेस्क के ऊपर लिखा हुआ है कि आई लाइक द पीपल हु गेट्स द थिंग डन। ये मतलब वो कभी भी प्रॉब्लम की बात नहीं करते हैं, वो हमेशा सॉल्यूशन की बात करते हैं। यार सॉल्यूशन लेकर आओ, प्रॉब्लम का इनको कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूशन बताओ, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि प्रॉब्लम की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो अपने साथ सॉल्यूशन लेकर ही आती है। आपको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। सॉल्यूशन आप देखो अपने आप ही आसपास मिल जाते हैं। अभी क्या हुआ कि आपने जेएनपीटी का नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो उनमें क्या था कि जो उनके चेयरमैन है वो एक्स इनकम टैक्स कमिश्नर है, उन्होंने एक लोन लेना था सड़क बनाने के लिए, कोई 3-1 करोड़ रुपए का। तो क्या हुआ, नितिन गडकरी जी ने उनसे पूछा कि आपने जो 3,000 करोड़ रुपए लिया है ये कैसे लिया है, किस इंटरेस्ट पे लिया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये 3,000 करोड़ रुपए में लोन लिया है और 11-12% इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि जो आपने लोन लिया है इसमें 2 चीजें करो। सबसे पहला, इस लोन को आप डॉलर्स में लो, क्योंकि जेएनपीटी का जितना रेवेन्यू है उसका मेजर पार्ट एक डॉलर्स में आता है। तो आप इसको डॉलर में लो, क्योंकि आपको बाद में हेजिंग नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि आप इसको लोन मत लो, आप इसको टेंडर निकाल दो, 3,000 करोड़ रुपए के टेंडर निकाल दो कि कोई भी आओ जो हमको 3,000 करोड़ रुपए डॉलर में दे सकता है। उन्होंने टेंडर निकाल दिए कि जो भी 3,000 रुपए में डॉलर में दे सकता है वो आए और टेंडर भरे। आप यकीन नहीं करोगे, उनको 3,000 करोड़ रुपए डॉलर्स में मिले और जिसकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 2 से 3% की। इतना ज्यादा गैप आप समझ सकते हो। इस एक छोटे से सोल्यूशन, छोटा सा दिमाग लगाने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। देखो, ये जो इंसान है ना, ये अपने आप में पॉजिटिविटी का और इनोवेशन का अपने आप में ही एक बहुत बड़ा महासागर है। मतलब हम जितनी तारीफ करें ना उतनी कम है। मतलब बुद्धि चकरा जाती है इंसान की ऐसे सोच के कि यार ये इंसान इतनी ज्यादा इनोवेशन करता कहाँ से, इतने सारे आइडियाज कहाँ से लेकर आता है। आज की जो वीडियो, आपको वीडियो पूरी देखनी है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उनके आइडियाज क्या क्या है। दूसरा, वो जो उनके पास आइडियाज है, जो उनके पास इनोवेशन है, जो इनोवेटिव माइंड है, वो लाते कहाँ से है। 2 चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा कि उनके पास आइडिया क्या क्या है, कि क्या क्या किस तरह से वो अपना जो काम है अपनी मिनिस्ट्री में किस तरह से वो इनोवेशंस कर रहे हैं। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि वो आइडियाज लाते कहाँ से हैं, जिससे आपकी भी एक मेंटल लेवल की जो थिंकिंग है, जो पॉजिटिव लेवल की थिंकिंग है, जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, वो डेवलप हो सके। इसलिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ कि आज ये किस लेवल का काम कर रहे हैं, किस लेवल की इनकी थिंकिंग हो चुकी है, किस स्पीड पे, किस पेस पे ये लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो डिपार्टमेंट के टोटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टोटल प्रोजेक्ट 16 से 20 लाख करोड़ के इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं। 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर नहीं भी हुए हैं तो उनमें से 5-4% का काम होगा जो बाकी रह रहा होगा। इनका टारगेट है कि इन्होंने बोल दिया है 2025 तक इनके जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है सारे कंप्लीट कर दूंगा। और आपको जान के खुशी होगी कि 2022 तक इनके 70% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके होंगे। यूपीए 2 के टाइम में जो इंडिया में सड़कें बनती थी वो बनती थी 2.5 किलोमीटर पर डे। मतलब एक दिन में 2.5 किलोमीटर सड़कें बनाती थी यूपीए गवर्नमेंट। लेकिन जब से ये मिनिस्टर बने हैं, जब से इनको मिनिस्ट्री का काम मिला है, रोड्स का काम मिला है, इन्होंने उस स्पीड को बढ़ा के 15 से 20 गुना कर दिया है। आज की डेट में इंडिया में जो सड़कें बनती है वो 30 किलोमीटर पर डे इंडिया में सड़कें बन रही हैं। इस वजह से इनका नाम, जो इंडिया का नाम है कि किस स्पीड पे हम, किस स्पेस पे हम लोग काम करते हैं, वो नाम इनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। प्रोजेक्ट्स क्या बताऊं मैं, मतलब जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था, उनके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मेरी एक फैक्ट्स को सुन के, एक चीज को सुन के भी आंखें खुली रह गई थी कि क्या इंसान कैसे काम करता है, किस गति पे इंसान काम करता है। इन्होंने जो आपने सुना होगा भारतमाला प्रोजेक्ट है या सागरमाला प्रोजेक्ट है, मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाती है। उसके बारे में कभी किसी दूसरी वीडियो में बता देंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट 5-5, 7-7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रोड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जिसमें से 50% काम तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस गति से लोग काम करने में लगे हुए हैं। जब ये मिनिस्ट्री में आए तभी इन्होंने देखा कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट क्यों कंप्लीट नहीं हो पाते, क्यों स्टार्ट नहीं हो पाते हैं। वो इसलिए स्टार्ट नहीं हो पाते क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी है। गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इन्होंने पैसा लाने की एक स्कीम निकाली कि जब भी कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बनाती थी, उन्होंने कहा कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओ,
गवर्नमेंट में रह के इन्होंने सोचा कि प्रोजेक्ट्स बनाओ कि कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कहाँ कहाँ पे काम करना है, कहाँ कहाँ पे नहीं करना है, वो प्रोजेक्ट बनाओ। पैसे की कमी है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आप प्रोजेक्ट लेकर आओ। जब वो प्रोजेक्ट लेकर आए तो उन्होंने स्कीम बना दी HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब एक गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट होता है तो गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को प्राइवेटाइज कर देती है। उस प्राइवेटाइज करने से क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको गवर्नमेंट 30% पैसा गवर्नमेंट देती है, 60% पैसा वो खुद लगाता है, और उस 60% में से भी आधा जो है वो बैंक फाइनेंस कर देती है। तो इससे क्या होता है कि पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, किसी बंदे को काम मिल जाता है, बैंक को अपना इंटरेस्ट मिल जाता है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में आज के टाइम में 36,000 करोड़ रुपए के 28 प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑलरेडी अलॉट कर चुकी है। तो इनका जो थिंकिंग लेवल है, आप सोच नहीं सकते हो इस लेवल का थिंकिंग, क्योंकि वो कभी भी प्रॉब्लम की बात नहीं करते हैं, वो हमेशा कहते हैं प्रोजेक्ट बनाओ। पैसे की कमी है, पैसे की कमी बाद में देखेंगे कि कैसे पैसा लेना है, पहले आप स्कीम तो लाओ, प्रोजेक्ट तो लाओ कि प्रोजेक्ट कैसे है या कहाँ है, कहाँ काम करना है, कहाँ काम नहीं करना है, पहले सबसे पहले हमें ये तो बताओगे, उसके बाद पैसे की जो कमी है वो बाद में देखी जाएगी। तो इस लेवल पे ही इंसान काम कर रहा है आज की डेट में। देखो इनका जो काम है ना, इनका काम सिर्फ 3 बातों पे टिका हुआ है। अगर आप गौर से देखोगे तो इनका जो कंक्लूजन है, जो कंक्लूजन है, वो 3 बातें निकल के आती है, और ये हमेशा अपनी स्पीच में बोलते भी हैं। इनकी 3 बातें कौन कौन सी है? सबसे पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव, तीसरा पोल्यूशन फ्री। कि जितने भी काम होते हैं ना, इन 3 मैट्रिक्स पे करो। आपको इन 3 चीजों को ध्यान में रख के, 3 चीजों को माइंड में रख के ही ये काम करना है। कोई भी काम आप कर रहे हो, जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने काम किया, जो रोड्स बनते हैं, रोड में जो डामर के रोड बनते हैं, तारकोल के जो रोड बनते हैं, उन्होंने कहा उसमें आप 10% प्लास्टिक डालो, 10% की रबड़ डालो, और जो प्लास्टिक आप यूज करोगे उस प्लास्टिक को आप महाराष्ट्र की महिलाओं से परचेज करो। उससे फायदा क्या होगा? और जो प्लास्टिक आप परचेज करोगे वो महिलाओं से परचेज करो, वो भी 15 रुपए में परचेज करो, क्योंकि जो वैसे हम किसी देश में बेचते हैं तो उसका बहुत ज्यादा भाव नहीं मिलता है, 15 रुपए उस हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि आप महिलाओं से परचेज करो। उससे फायदे क्या क्या होंगे? उससे एक तो फायदा ये होगा कि आपकी डामर की कॉस्ट 20% कम हो जाएगी। दूसरी चीज क्या होगी? जब वो महिलाओं को पता चलेगा कि ये प्लास्टिक बिकता है और ज्यादा भाव पे बिकता है, तो वो उसको फेंकेंगे ही नहीं। इवन जब वो कुछ सड़कों पे जाएंगी या फिर कहीं पे भी जाएंगी तो वो उसको सेव करके रखेंगी, वो कभी भी वेस्ट नहीं करेंगी। तो उससे, क्योंकि उसमें वैल्यू क्रिएट हो गई है, वो उसको बेचेंगे ही नहीं, इसलिए उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपका एनवायरनमेंट भी सेव हो जाएगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो इतना बढ़िया सॉल्यूशन इन्होंने डेवलप किया है। दूसरा जो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है वो किया है वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में। आप कभी सोच सकते हो कि इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टॉयलेट का पानी 78 करोड़ रुपए में इन्होंने बेच दिया है। 78 करोड़ रुपए में टॉयलेट का पानी, जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं है, जो कंप्लीट वेस्ट है और नदियों सागरों में जाना होता है। 78 करोड़ रुपए कमा लिए उस पानी से। उन्होंने कमाई कैसे होगी आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, जो टॉयलेट का वेस्ट पानी था वो देखते थे कि सारा पानी या तो नदी में जाएगा या समुद्र में जाएगा। इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि आपके जो पावर प्लांट्स हैं, जो खापरखेड़ा और करोड़ी, जो इनके मार्च में तो बड़े बड़े बहुत बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि आप इस पानी को उसमें यूज करो, हम आपको वो पानी रिसाइकिल करके देंगे। और उस रिसाइकिल्ड वाटर से उन्होंने 77 करोड़ रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कमा लिए। दूसरा जो नमामि गंगे मिशन है, आपने सुना होगा क्लीन गंगे मिशन, या जो नमामि गंगे मिशन है वो भी इनके पास ही है। अब उसमें उन्होंने क्या तरकीब लगाई है, उसमें इन्होंने देखा कि फैक्ट्रीज का या वाटर वेस्ट जो है या टॉयलेट का पानी जो सारा गंगा में जाता है, और वो सारा वेस्ट ऑफ गंगा को दूषित करता है, क्योंकि गंगा इसी वजह से दूषित होती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले उस पानी को रोका, उस पानी को रोक के उस पानी को रिफाइन किया, और रिफाइन करने के बाद गंगा के किनारे पे 24 पावर प्लांट्स लगे हुए हैं पूरे जो गंगा है, आप कह सकते हो यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह में जहाँ से भी गंगा निकलती है, वहाँ पे 24 पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पावर प्लांट्स को अप्रोच किया कि आप जो मेरा ये रिसाइकल वाटर है ये आप लोग, क्योंकि जो पावर प्लांट्स होते हैं, आप कभी देखना, गूगल करना है, नेट पे देखना कि बिजली कैसे बनती है। पावर प्लांट्स को चलाने में 2 ही चीज का सबसे ज्यादा जरूरी होती है, सबसे पहला पानी, दूसरी कोयला। तो इन्होंने कहा कि जो वेस्ट वाटर है, क्योंकि उसका कोई यूज तो है नहीं, पीने के काम में तो आएगा नहीं वो पानी, उन्होंने कहा कि आप इस पानी को यूज कर लो अपने पावर जनरेशन में, और जब वो वेस्ट होगा उसी को ही रिसाइकिल करके फिर उसी को रिसाइकिल कर लो।
दूसरा इन्होंने क्या किया, रेलवे को अप्रोच किया कि आप अपने जो डिब्बे विब्बे धोने में काम लेते हो उसमें आप मेरा टॉयलेट का पानी रिसाइकल किया हुआ उस पानी को आप यूज़ करो, क्योंकि वो पानी वेस्ट ही है, उससे आप सिर्फ धोने वोने के काम में ही आप उस पानी को ले सकते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब क्या बताऊँ उनके बारे में, किस लेवल की थिंकिंग है। आपने देखा ही होगा कि क्या थिंकिंग का लेवल है। आप इनके बारे में यूट्यूब पे गूगल पे जाके एक बार देखना कि क्या इनकी स्पीच है, बोलने का तरीका क्या है। ना जितना भी विपक्ष है, कोई भी विपक्ष इनके ऊपर उंगली नहीं उठाता है। विपक्ष वाले सारे लोग भी इनको उतनी ही इज्जत देते हैं जितने अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया करते थे। कोई भी विपक्ष का आदमी इनसे कुछ नहीं कहता कि तुम ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। इवन ये खुद विपक्षी लोगों को विपक्षी नहीं समझते हैं। आपको पता है जो यमुना पे 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और केजरीवाल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। केजरीवाल को इन्होंने अप्रोच किया और केजरीवाल इन चीजों को माना कि भाई ठीक है, जनता की भलाई के लिए काम है तो आप करो। ये जितनी भी राजनीति होती है सब बड़े छोटे टाइप के लोग करते हैं। जो बड़े लोग हैं इन लोगों को काम से मतलब होता है, काम करने के लिए ही राजनीति में आते हैं। ये छोटी ओछी पनी की राजनीति में ये लोग कभी विश्वास रखते ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके पास जो आइडियाज आते हैं वो आते कहाँ से हैं बेसिकली, क्योंकि अल्टीमेट वीडियो का पर्पस ये है कि आपको बताने की आप किस तरह से अपनी थिंकिंग लेवल डेवलप कर सकते हो, किस तरह से आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकते हो। इनके 2-3 सोर्स है नॉलेज के। सबसे पहला, ये जब भी विदेश जाते हैं, कहीं भी जाते हैं विदेश में, हमेशा विदेश से कुछ ना कुछ हमेशा सीख कर आते हैं कि किस तरह से वो अपनी एनवायरनमेंट को बताते हैं, किस तरह से वो कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें यूज़ करते हैं, किस तरह से वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट को यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मतलब फॉरेन में जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे देश में जो ज्ञान है वो तो हमारे देश में है ही है और वो यूज़ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें फॉरेन जाना पड़ रहा है। तो फॉरेन से वो काफ़ी सारी नॉलेज लेकर आते हैं। इसीलिए आप भी कभी फॉरेन जाते हो या फिर कुछ इंटरनेट पे कुछ वीडियोस देखते हो, उन वीडियोस को देखो, अपने जीवन में उतारो कि यार ये लोग किस तरह से काम करते हैं, क्या इनका थिंकिंग लेवल है, किस तरह से कुछ भी चीज़ है, किस तरह से वो लोग सोल्यूशन डेवलप करते हैं। तो फॉरेनर्स जो होते हैं उनकी आप थिंकिंग लेवल एक बार देखो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा, इनका टीम वर्क। बेसिकली इनके पास ना IAS IITs की इतनी बढ़िया टीम है, उसको बढ़िया से मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, उनके सजेशंस को इनवाइट करते हैं, उन पे विचार करते हैं कि यार ठीक है, आपका जो सजेशन है वो कैसा है कैसा नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं किया है तो छोटा आदमी है तेरे से क्या सजेशन लूंगा, क्योंकि एक इंसान की जो थिंकिंग एबिलिटीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। आप जब तक अपने अंदर जो बाहर से आने वाले सजेशंस हैं उन पे विचार नहीं करोगे ना, तब तक आप जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। हाँ, हो सकता है कि उनके सजेशन 100 में से 10 सजेशन ही अच्छे हों, लेकिन आप कभी भी उनके सजेशंस आने से मत रोको, क्योंकि विचार जब आने बंद हो जाते हैं ना तो सॉल्यूशन डेवलप होना बंद हो जाते हैं। तो ये यही काम करते हैं कि इन्होंने IAS की, IITs की, इनकम टैक्स कमिश्नर की इतनी अच्छी टीम इन्होंने बिठा रखी है। वो कोई भी ऐसा नहीं है कि नितिन गडकरी जी के दिमाग में सारे आइडियाज आते हैं। इस टाइप की जो थिंकिंग होती है ये टीम वर्क से आती है, अकेला आदमी नहीं कि तो सारा काम कर लेगा। तो कभी भी आपके पास कभी भी कुछ सजेशंस लेने हो या फिर कोई सजेशन देता हो आप, तो उन सजेशंस को आप हमेशा इन्वाइट करो और उन पर विचार करो। हो सकता है वो आइडिया काम करना हो, लेकिन एक बार विचार करने में आपका कुछ नहीं जाता है, विचार करना चाहिए। तीसरा था प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड। देखो, आपको अपना ना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। कोई भी काम आप कर रहे हो, कुछ भी करना है या कोई भी सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, तो आपको ना अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। आपको चारों तरफ से अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा, जिससे आप उस सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर पाओ या आपके जो दिमाग में, क्योंकि क्या है कि सजेशन ऐसा नहीं है कि एक सजेशन आएगा और वही आपके काम का होगा। नहीं, सजेशन कहीं से भी कैसा भी कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आपको बस अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी, आपको अपॉर्चुनिस्ट बनना पड़ेगा। तो ये थी डिटेल नितिन गडकरी जी के बारे में। वीडियो में काफ़ी टाइम कम था, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इंक्लूड ही नहीं की। बस मेरा जो पर्पस था, मेरे पर्पस ये था कि आपको उनके बारे में बताना कि किस तरह से वो इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, उससे आप क्या चीज़ें सीख सकते हो। मैंने आपको सारे उनके कॉन्सेप्ट भी बताए कि आइडियाज़ आप कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे आप विदेशों से टेक्नोलॉजी ला सकते हो, विदेशी लोगों से सीख सकते हो, कैसे आप एक टीम वर्क में काम कर सकते हो। आपके जो दोस्त हैं, हो सकता है कि आपको कुछ ना आता हो, आपके 5-6 फ्रेंड्स ऐसे हों कि जिनको काफ़ी सारी चीज़ें आती हों। आपको कुछ सोल्यूशन चाहिए तो अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करो, उनके साथ बैठो और एक सोल्यूशन डेवलप करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बांटिए, उनको बताइए, उनको सिखाइए कि किस तरह से आप वो खुद भी अपनी थिंकिंग लेवल डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ऐसा होगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं काफ़ी सारी ऐसी मोटिवेशनल जुनून की चीज़ें लेकर आने वाला हूँ, जिसको आपको देखकर, जिससे आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।